सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी CCSU के लिए और MSU के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज से हम एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इशू। भारतीय शिक्षा का इतिहास और आर्थिक मुद्दे हिंदी में इस सब्जेक्ट को बोलते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडियन एजुकेशन, उसका इतिहास पढ़ेंगे और साथ में इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हमारे जो इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक मुद्दे होते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आर्थिक मुद्दों के बारे में भी, हमारी जो आर्थिक नीति है उनका भी हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो आर्थिक नीतियों के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। साथ में जो पहला पार्ट है ना इसका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये तो बड़ा आसान है, आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला, सारा कंटेंट इसका उसी में से आया है। आपका मैकाले हो गया, इसके अलावा वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हंटर आयोग, शिक्षा नीति 1986, NCF 2005, सर्व शिक्षा अभियान, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ज़्यादा इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस इकोनॉमिक इशू के बारे में 3-4 टॉपिक है हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास है। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैदिक शिक्षा। क्योंकि सबसे प्राचीन शिक्षा वैदिक शिक्षा ही है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अपनी एजुकेशन की। जो भारतीय शिक्षा आज यहाँ पर पहुँची है, वर्तमान समय में जो शिक्षा का स्वरूप हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम कैसे पहुँचे, तो पूरा इतिहास पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें हम। तो वैदिक शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं और क्या उद्देश्य है, ये लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, तीनों तरह से आपके पेपर में आता है। ठीक इसी तरह से आता है आपका एग्जामिनेशन, जैसे बीएड में होता है, उसमें लॉन्ग है, शॉर्ट है और वेरी शॉर्ट है। पर लिखने का तरीका थोड़ा सा आपका बदल जाएगा। लॉन्ग में वही 6 पेज लिखने हैं, शॉर्ट में आपको कितने, 3, वेरी शॉर्ट में आपको 1 पेज। लॉन्ग में 6 पेज, शॉर्ट में 2 से 3 पेज लिखने होते हैं, जनरली 3 पेज माने जाते हैं, और वेरी शॉर्ट में आपको पूरा 1 पेज भरना होता है। तो ये लिखने का तरीका रहता है। तो वैदिक शिक्षा आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एमएड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं अपने, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा क्या होता है। वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में आप जानते हैं, जो हमारा वैदिक पीरियड था, ऋषि मुनि जिस टाइम पर पढ़ाया करते थे, छात्र पढ़ा करते थे, वो जो टाइम पीरियड था वो वैदिक शिक्षा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1500 BC से लेकर 500 BC तक का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो वैदिक शिक्षा का टाइम पीरियड माना जाता है, वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, उस टाइम पर जो शिक्षा की व्यवस्था होती थी वो वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्था कहलाती है। यह शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी? धर्म के आधार पर थी। हमारा जो धर्म था, सनातन धर्म, उसके सिद्धांतों के आधार पर थी। ज़्यादा बल इसमें हम अध्यात्म को देते थे। जीवन का हमारा जो लक्ष्य था वो मोक्ष प्राप्ति माना जाता था। मोक्ष हमें प्राप्त करना है। हमारी आत्मा जो मृत्यु और जीवन के चक्र में बंधी हुई है, इस बंधन से आत्मा को मुक्त करना है, उसे हम मोक्ष कह देते हैं। आगे चलकर उसे निर्वाण वगैरह दूसरे शब्दों से भी जाने लगा, लेकिन जनरली मोक्ष को यूज हम करते हैं आज पे। तो हम, हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था और शिक्षा को हम उस मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। तो हम या गुरु उस टाइम पर जो होते थे, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया करते थे जिससे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर में आगे बढ़ सके और मोक्ष प्राप्ति उनके लिए आसान हो जाए। तो यही सब हमें यहाँ पर लिखना है। हल्का सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, पेपर में आएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, उसकी विशेषताएं या उद्देश्य बता दीजिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे हम। के मुखर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे और आगे अपना प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, जो भी हमारा हेडिंग्स बनते हैं, हमें हेडिंग अपने लिखने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो भारत में हमें शिक्षा की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, एक जो शिक्षा की व्यवस्था सबसे प्राचीन, एक अच्छे स्तर पर जो हमें देखने के लिए मिलती है, वो वैदिक शिक्षा की व्यवस्था थी। ये सबसे प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था है। प्राचीन समय में भारत एक धर्म प्रधान देश था, इसी कारण छात्रों को धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। छात्रों के नैतिक चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था। क्यों दिया जाता था छात्रों के नैतिक चारित्रिक विकास पर बल? क्योंकि नैतिक और चारित्रिक विकास के द्वारा ही हम मानते थे कि बच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को हम लौकिक शिक्षा भी देते थे। लौकिक मतलब इस लोक की भी शिक्षा देते थे, जो कि धार्मिक शिक्षा की तुलना में बहुत कम हुआ करती थी। प्राचीन समय में वैदिक शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वे ऋषि के आश्रम, गुरुकुल, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये थे प्राचीन टाइम में। ये बात आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बीएड में तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन यहाँ पर वेरी शॉर्ट में तो ये नहीं आएगा। लेकिन कोई आपसे पूछे वैदिक काल में
एग्जामिनर वगैरह पूछ लेता है वैदिक काल में जो आपकी शिक्षा है उसके केंद्र कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो गुरुकुल में, ऋषि के आश्रम में, कुछ यूनिवर्सिटी भी थी जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इनमें भी हम शिक्षा दिया करते थे। एक स्टेटमेंट है के मुखर्जी का, काफी अच्छा स्टेटमेंट है। अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हमारे जीवन का उस टाइम पर लक्ष्य था वो मुक्ति था, और जो शिक्षा थी वो मुक्ति प्राप्त करने का साधन थी। एक अच्छी बात इन्होंने बताई हुई है। वैदिककालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं 10 हेडिंग लिखी हुई हैं। शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आता है तो आप पॉइंट बनाकर लिख देना, और लॉन्ग में आता है तो ये हेडिंग बनाकर आप लिख देना। सबसे पहला आपका उपनयन संस्कार, आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं, बीएड में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, आपने भी बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। वैदिक काल में संस्कारों की व्यवस्था थी। जब भी हम कोई काम करने जाते थे उसके लिए एक अलग से संस्कार होता था, जैसे विवाह संस्कार है, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार बच्चा पैदा होने के बाद होता है, बालक होने के बाद नामकरण संस्कार उसका होता है। शादी होती है उसे हम विवाह संस्कार बोलते हैं। इसी तरह जब बच्चे का विद्यालय में पहली बार प्रवेश होता था उसे हम बोलते थे उपनयन संस्कार। उपनयन मतलब समीप ले जाना। उपनयन का मतलब होता है समीप जाना, मतलब अब बालक गुरु के समीप जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये होता है उपनयन। तो जब भी बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उसके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था थी वैदिक काल में। उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप जाना, मतलब समीप जाना शिक्षा लेने के लिए। उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को हम जनेऊ पहनाते थे। ये ऐसे एक व्हाइट कलर का धागा होता है वो हम पहनाते हैं विद्यार्थी को, जैसे ये इन्होंने डाला हुआ ये जनेऊ है। तो विद्यार्थी जनेऊ पहनता था, सरस्वती देवी की वंदना करता था, उसके बाद कुछ गुरु मंत्र वगैरह ये दिया करते थे, बच्चा उनका उच्चारण वगैरह किया करता था। उसके बाद गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने के बाद बालक का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता था। इसे विद्यार्थी का दूसरा जन्म भी कहा जाता था। इसके बाद या इस संस्कार के बाद हम बालक को द्विज कहकर पुकारते थे। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता था उससे हम कहते थे अब बालक का आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेगा, मतलब वो ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करेगा। कुछ नियम भी बताए जाते थे इन्हें, तो बच्चे उन नियमों का पालन करते थे। उनमें से एक ये भी था कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक भी हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसी वजह से हम इसे कहते थे कि ये बालक का दूसरा जन्म है। अब से बालक का वो हमारा ब्रह्मचर्य वाला या आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेगा। और दूसरे जन्म को हम द्विज कहते हैं। द्विज मतलब दूसरा जन्म। इसी वजह से हम बालक को द्विज भी कहा करते थे, जो शिक्षार्थी होते थे, शिष्य होते थे उन्हें। कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण बालक का जो उपनयन संस्कार था 5 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 6 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक का 8 वर्ष की आयु में होता था, जो कि फिक्स बात नहीं है। कोई कोई मानता है कि ये 8, 10, 12 में होता था। सबके अपने अपने विचार है, लेकिन ज़्यादातर हमारे विद्वान ये मानते हैं कि 5 से 8 वर्ष के जो आयु के बच्चे थे वे इस संस्कार से होकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाया करते थे। नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम। तो वैदिक काल में हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभाजित था, धार्मिक और लौकिक, जिसे हम परा और अपरा बोल देते हैं। परा पाठ्यक्रम और अपरा पाठ्यक्रम, या फिर पराविद्या और अपरा। परा का मतलब परे, जो मतलब हमारे संसार से परे है, भगवान के बारे में है। अपरा का मतलब जो परे नहीं है, यहीं पर है, इस संसार के बारे में। तो पराविद्या या परा पाठ्यक्रम में हम बच्चों को भगवान वाली चीजें पढ़ाते थे, धार्मिक ग्रंथ, मोक्ष प्राप्ति, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, हमारे वेद, दर्शन, पुराण, उपनिषद, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये चीजें भगवान से रिलेटेड चीजें पढ़ाया करते थे। और अपरा विद्या में हम क्या पढ़ाते थे बच्चों को, इस संसार की बातें, जैसे चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला, कृषि करना, धनुर्विद्या। इसके अलावा हमारा सैन्य विद्या, जो हम सैनिक भी तो उस टाइम पर लड़ा करते थे युद्ध, वे भी उस तरह की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। और जो उस टाइम पर वैश्य जो हुआ करते थे वे रोजगार किया करते थे, अपना बिजनेस व्यवसाय चलाया करते थे, तो उनकी भी जानकारी दिया करती थी उन्हें। तो इस तरह से ये देखो, ये जो विषय लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये हमारे पराविद्या वाले विषय हैं, ये सारे सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये अपराविद्या वाले हैं, कि हम अंक गणित वगैरह, रसायन की शिक्षा, जो हमारे जो बीमारियां हो जाती हैं, शल्य चिकित्सा, ललित कला, स्वास्थ्य शिक्षा, आयुर्वेद, बीज गणित, इन सब की जानकारी भी बच्चों को दिया करते थे। ज़्यादा बल इन पर दिया करते थे। इनको हम क्यों पढ़ाया करते थे बच्चों को, क्योंकि ये भौतिक जीवन जीने के लिए मदद करती है उनकी। इनके द्वारा हमारा भौतिक जीवन अच्छा होता है, बेहतर होता है। इससे हम फिर इनका प्रयोग करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा शिक्षण संस्थान। अब देखो शिक्षण संस्थान कुछ इस तरह से हुआ करते थे।
जो हमारा साफ मौसम होता था उसमें भी विद्यार्थी जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे पेड़ के नीचे, और जो हमारा गुरु होता था उसका स्थान जमीन से थोड़ा ऊपर किसी शिला, पत्थर की शिला पर होता था। इस तरह से जब बारिश होती थी तो बारिश के लिए भी इसी तरह से किसी न किसी जगह की व्यवस्था थी कि अगर वर्षा होती है तो हम यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस तरह से सामान्य रूप से बच्चे, ये देखो ऋषि की कुटिया है, तो ऋषि के आश्रम में, गुरुकुल वगैरह में शिक्षा प्रदान किया करते थे हम बच्चों को वैदिक काल में। जो ऋषि का आश्रम होता है वो ऐसी जगह होता था जो नदी वगैरह के किनारे हो, क्योंकि बच्चों को पानी लाने ले जाना पड़ता है, सुबह के लिए सुबह के टाइम नहाना पड़ता था। शांत वातावरण में हो, नगर वगैरह से दूर हो, और ज़्यादा दूर भी ना हो। अगर ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वे भिक्षा भी मांगते हैं, ऋषि उन बच्चों से पैसा नहीं लिया करता था उस टाइम पर। बच्चे रोजाना अपने दैनिक कार्य करके भिक्षा के लिए जाते थे और भिक्षा मांग कर लाते थे, और जो भी उन्हें भिक्षा में अनाज वगैरह मिलता था उस अनाज से ही वे अपना और ऋषि का जो पालन है, खर्चा है, वो सब वहीं से उठाया करते थे। तो बच्चों को भिक्षा मांगने भी जाना है, ज़्यादा दूर हम अपना ऋषि का आश्रम नहीं बना सकते, इसके अलावा ज़्यादा नज़दीक भी नहीं बना सकते, नहीं तो फिर वहाँ पर शोर शराबा होता रहेगा। शांत वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती थी उस टाइम पर, प्रकृति की गोद में, पहाड़ों में और नदी किनारे। इस तरह से यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा शिक्षण विधि। अब देखो उस टाइम पर लेखन की जानकारी थी कि कैसे लिखना है, भाषा लिखने की एक अच्छी उस टाइम पर ज्ञान था ऋषि मुनियों को, उस टाइम के जो व्यक्ति थे उन्हें, मतलब लेखन की व्यवस्था थी, लिखना सब जानते थे, लेकिन ज़्यादातर जो ज्ञान है बच्चों को मौखिक रूप से दिया जाता था। शिक्षार्थी ऐसे बैठ जाते थे और ऋषि उन्हें एक तरह से जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उनका जाप उच्चारण किया करते थे, शुद्ध उच्चारण किया करते थे, और बच्चे भी उन्हें शुद्ध उच्चारण के रूप में रटा करते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं मौखिक शिक्षा व्यवस्था थी। बच्चे मौखिक रूप से शिक्षक मौखिक रूप से बच्चों को ज्ञान दिया करते थे और बच्चे सुनकर उस ज्ञान को प्राप्त किया करते थे। और उनका बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाता था? गुरु बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछा करता था किसी पाठ के बारे में, और जब गुरु को लगता था कि इस पाठ की बेहतर जानकारी बच्चों को हो गई है, तब गुरु अगला पाठ पढ़ाया करते थे। तो मौखिक रूप से इसी तरह से मूल्यांकन हुआ करता था। नेक्स्ट है हमारा परीक्षाएं। अब देखो औपचारिक परीक्षाओं की व्यवस्था उस टाइम पर नहीं थी कि लिखित परीक्षाएं हो रही हैं, हम नंबर दे रहे हैं, इस तरह की कोई परीक्षाओं की व्यवस्था नहीं थी। बल्कि व्यवस्था कैसी थी, बस गुरु बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पाठ पढ़ाने से पहले पढ़ाए हुए पाठ के बारे में गुरु बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा मौखिक रूप से ही। अगर गुरु को लगेगा कि कल जो मैंने पाठ पढ़ाया है बच्चे उस पाठ को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, तो गुरु नया पाठ पढ़ाएगा। सत्र के अंत में भी इसी तरह से गुरु बच्चों की मौखिक परीक्षा ले लेता था और ये पता लगा लेता था कि हाँ, अब शिष्यों के पास पूरा ज्ञान हो गया है जो मैं उन्हें कराना चाहता था। समावर्तन संस्कार, जब बच्चों की शिक्षा समाप्त होती है उसके लिए हम समावर्तन संस्कार की व्यवस्था थी उस टाइम पर। समावर्तन संस्कार मतलब घर लौटना, समापन हो जाना शिक्षा का और घर लौटना। बच्चे समावर्तन संस्कार के बाद अपने घर लौटते थे, और जब उनकी इस संस्कार के बाद उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी। जब शिक्षा की शुरुआत करते थे बच्चे तो उपनयन संस्कार होता था। जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी, बच्चे 15-16 साल के जब हो जाते थे, जितनी भी उनकी शिक्षा का समय पीरियड था, उसके बाद जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो शिक्षा की समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन संस्कार में गुरु उन्हें आदेश दिया करते थे कि अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करना, धर्म के मार्ग पर रहना, माता पिता की सेवा करना, ऋषि मुनियों का उन्हें दान वगैरह भी देना, क्योंकि उस टाइम पर दान पर चलती थी सारी चीज़ें। आजकल दान का मतलब अलग है, उस टाइम पर दान का मतलब अलग होता था। तो ये सब आदेश दिया करते थे, बच्चे उन आदेशों को ग्रहण करते थे और ये वादा किया करते थे अपने गुरु से कि सदा मैं आपके दिए हुए वचनों पर ही रहूंगा, आपके कथनों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उसके बाद बच्चे गुरु से आशीर्वाद वगैरह लिया करते थे और बच्चे गुरु दक्षिणा दिया करते थे। जैसे जिस बच्चे की सामर्थ्य है वैसी गुरु दक्षिणा दिया करते थे। कोई अगर राजा का बेटा है तो वो पूरा अच्छा भोज वोज पूरा गुरु को प्रदान करेगा। जो कोई गरीब का बेटा है वो चाहे एक फूल देता था गुरु को। तो गुरु दक्षिणा दिया करते थे उपहार के रूप में कि आपने हमें शिक्षा प्रदान की, आपकी गुरु दक्षिणा, उस शिक्षा के बदले हमको उपहार दे रहे हैं गुरु को। ये होता था हमारा समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था और शुल्क। देखो मैंने आपको बताया उस टाइम पर गुरु पैसा नहीं लेते थे बच्चों से। गुरु शिक्षा प्रदान किया करते थे बच्चों को, लेकिन वे पैसा नहीं लेते थे। शिक्षा प्रदान करना गुरुओं का परम कर्तव्य माना जाता था। अगर कोई गुरु शिक्षा के लिए बच्चों से पैसा या कुछ धन लेता था, कुछ भी मुद्रा वगैरह कोई भी उस टाइम पर, तो उसे एक तरह से
हे दृष्टि से देखा जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब तो अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, गुरु अपने जो उसके कर गुरु अपने प्रयासों से धन वगैरह की व्यवस्था करके आश्रम वगैरह अपना खड़ा करता था। जो राजा वगैरह हैं उनसे मदद लेता था गुरु। इसके अलावा जो शिष्य हैं वे रोजाना भिक्षाटन के लिए जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे, और उस भिक्षा से ही पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चलती थी। छात्र को ही भिक्षा मांगकर अपना और गुरु का पोषण करना होता था। भिक्षावृत्ति के माध्यम से ही जीवन का निर्वाह किया जाता था। अब भिक्षा मांगने का मतलब ये नहीं था उस टाइम पर कि बेचारा गरीब है, भिक्षा मांग रहा है, भूखा मर रहा है, नहीं। भिक्षा मांगने का मतलब ये था, जब बच्चे, राजा का बेटा भी और गरीब का बेटा भी एक साथ जाएगा और भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता आएगी उनमें, वो घमंड उनका टूट जाएगा। कोई भिक्षा देगा, कोई नहीं देगा, कोई डांट भी लगाएगा, कोई कहेगा मेरे पास तो नहीं है, और कोई देगा, प्यार से बात करेगा। तो एक विनम्रता आती थी उनमें। इस वजह से भिक्षावृत्ति का उस टाइम पर बड़ा ही महत्व था। जो हमारे परिवार वाले थे, गृहस्थ जीवन जो जी रहे हैं हमारे नागरिक, में बच्चों को भिक्षा दिया करते थे। क्यों? उन्हें पता है कि हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं भिक्षा मांग रहा होगा या मांगेगा जब शिक्षा प्राप्त करेगा। तो वे खुश होकर बच्चों को भिक्षा दिया करते थे। शिक्षा का माध्यम, देखो उस टाइम पर शिक्षा का माध्यम एक ही था, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। ये बहुत ही बेहतर बात है कि उस टाइम पर स्त्री शिक्षा की व्यवस्था थी। कुछ हमें अच्छी ज्ञान प्राप्त करने वाली महिलाओं के नाम सुनने को मिलते हैं, जिन्हें हम विदुषी महिलाएं बोलते हैं। मतलब विदुषी महिलाएं जिन्हें बेहतर ज्ञान था, जैसे घोषा, अपाला, गार्गी, लोकमुद्रा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये सीटेट में नहीं, बीएड में तो पूछा जाता है, बाकी आपके यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं। ये स्त्री शिक्षा में महिलाओं को इस शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था। वे पुरुषों के समान शिक्षा लेती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था। उल्टा वे पुरुषों के साथ बहस भी किया करती थी। उस टाइम पर क्या है, शास्त्रार्थ की प्रथा थी। शास्त्रार्थ कि हमने भी एक शास्त्र पढ़ा है, आपने भी एक शास्त्र पढ़ा है, तो आपस में बहस किया करते थे, शास्त्रार्थ किया करते थे कि किसे ज्यादा ज्ञान है। तो वे शास्त्रार्थ वगैरह में भी हिस्सा लिया करती थी। तो ये कुछ जो महिलाएं हैं जिनका नाम हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने वेद वगैरह की अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था उस टाइम पर। गुरु शिष्य संबंध, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध बहुत ही बेहतरीन थे। गुरु अपने जो शिष्य होते थे उन्हें पुत्र मानता था, और पुत्र भी अपने गुरु को पिता की तरह रखते थे। तो वे मानस पिता और मानस पुत्र कहलाते थे एक दूसरे के। गुरु शिष्य को पुत्र की तरह रखता था, शिष्य अपने गुरु को पिता की तरह मानते थे, पूरी आज्ञा का पालन करते थे। गुरु देखभाल करता था, गलती करते थे उन्हें डांटता था, थोड़ा सा सजा वगैरह भी देता था, और अनुशासन में रखने का प्रयास करता था, जीवन के कर्तव्य के बारे में बताता था। शिष्य गुरु की बात मानते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, गुरु के सोने की व्यवस्था और खाना लगाना, उनका झोपड़ी वगैरह सेट करना, सारा काम शिष्य किया करते थे गुरु का। तो इस तरह से हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली में चीजें चल रही थी। अब उस टाइम पर शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये भी आपके पेपर में आ जाता है। सीधा सीधा सा पूछ लेंगे कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या क्या थे। तो यहाँ पर देखो 8 उद्देश्य लिखे हुए, अपने शब्दों में इन्हें आप वर्णन कर सकते हैं। बड़ा आसान है, बीएड आपने कर लिया है। एक लाइन को आप खींचना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले धार्मिकता की भावना का विकास करना, बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना, बच्चों को बताना कि आध्यात्मिक मार्ग ही सर्वोत्तम है। ये जो हमारा भौतिक जीवन देख रहे हैं ये तो खत्म है, एक दिन है, आज है, कल नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन ही उत्तम है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में ज्ञान का विकास करना, अलग अलग चीजों का ज्ञान, वेद वगैरह पढ़ाते थे हम, अलग अलग ज्ञान का विकास करते थे, क्योंकि ज्ञान को उस टाइम पर हम तीसरा नेत्र मानते थे मनुष्य का। इन 2 नेत्रों से तो हम बस इस भौतिक संसार को देखते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी एक तीसरा नेत्र है जिससे हम आध्यात्मिक संसार, आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ जाते हैं। चारित्रिक विकास करना, उस टाइम पर माता पिता की सेवा करना, झूठ न बोलना, सदा सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, इस तरह की चीजों पर हम ज्यादा बल देते थे। क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हम मानते थे। अगर हम झूठ बोलेंगे तो मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या था? चरित्र। बच्चों के चरित्र बेहतर होना चाहिए। जब चरित्र पवित्र होगा उनका, झूठ नहीं बोलेंगे वे, तो वे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या दोबारा आ गया? बच्चों का आध्यात्मिक विकास करना, वही बात है। सेम चीजें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी देते थे, धनुर्विद्या, कृषि वगैरह। हम जो हमारा हैंड क्राफ्टिंग वो होती है, मूर्ति बनाना, चित्रकला, नृत्य कला, ये सब व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा भी देते थे उस टाइम पर हम। राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, देखो उस टाइम पर जो गुरु वगैरह थे वे इधर उधर देशांतरण किया करते थे, इस देश में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
तो शिक्षा का उद्देश्य हमारा ये भी था कि हमें अपनी संस्कृति का, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना। हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते थे अपनी शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य पर भी बल देते थे उस टाइम पर, एक्सरसाइज वगैरह उनसे कराया करते थे। आज भी देखो स्कूल में आप जाओगे तो पीटी होती है आपकी, फिजिकल ट्रेनिंग, एक्सरसाइज वगैरह आपकी होती है, वो यहीं से आई है कि स्वास्थ्य संरक्षण भी बच्चों को हमें करना सिखाना है। तो ये सब हमारे उद्देश्य थे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा की व्यवस्थाएं, विशेषताएं बता दीजिए, उसके उद्देश्य बता दीजिए, उस पर एक विस्तृत टिप्पणी लिख दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अब आपको पता चल गया इन्हें कैसे लिखना है। बाकी जो नोट्स वगैरह आप लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स वगैरह की क्वेरी कर सकते हैं। एमएड के आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक कोई बेहतर बुक उपलब्ध नहीं है जिसे आप पढ़ के ये कह सके कि हाँ हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। थोड़ा दिमाग खराब करना पड़ता है मार्केट में बुक लेकर। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अपने इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।